हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 8 हार्वेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो हमारी पूरी लिस्ट में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अब हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पे आ गए, जहाँ पे जो भी हमने बोया था अब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। सो जो भी हमने क्रॉप लगाया था अब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे एंड देन फाइनली वो अब रेडी हो जाएगा बाकी उस क्रॉप को यूज़ करने के लिए। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग एंड इसे कैसे किया जाता है, हाउ इट इज़ डन, एंड हार्वेस्टिंग और उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। सो जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तब आप उसको कट करते हैं, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। सो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सेरल क्रॉप्स टू मैच्योर एंड नॉर्मली सेरल क्रॉप्स जो होते हैं जैसे आपने राइस एंड व्हीट, ये नॉर्मली आपके 3-4 महीने, बेसिकली एक पूरा सीज़न लेते हैं मैच्योर होने के लिए एंड उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो आप क्या करते हो, आपके पास दो टेक्निक है, या तो आप उन्हें जड़ से उखाड़ लेते हो, दैट इज़ वन टेक्निक, एंड अनदर क्या आप करते हो, ग्राउंड तक उसे पूरा कट कर देते हो। सो दैट इज़ अनदर टेक्निक जिससे आप हार्वेस्ट करते हो। अगर हम ग्रेन क्रॉप्स की बात करें, सो फॉर एग्जांपल आपने कॉटन उगाया या आपने फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स उगाए, कुछ वेजिटेबल्स उगाए, तो उनकी हार्वेस्टिंग अलग तरीके से होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पोटैटो उगाते हैं तो आपको पूरा जड़ से उसे निकालना पड़ता है, बिकॉज जो पोटैटो होते हैं वो ज़मीन के अंदर उनके फ्रूट्स होते हैं, ट्यूब्यूलस होते हैं जिसे हम उनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलीफ्लावर उगाते हो तो कॉलीफ्लावर को भी पूरा जड़ से उखाड़ना पड़ता है। बट व्हेन यू हैव क्रॉप्स जैसे वीट है, राइस है, इनको आप कट कर लेते हो, मोस्ट पॉपुलरली आप उनको कट करते हो, बट कट करने के बाद भी आप डायरेक्टली उनको यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो अपने केसिंग में होता है। नहीं, हम नेक्स्ट हम कुछ ही देर में देखेंगे व्हाट डज दैट मीन। तो उस केसिंग को हम क्या कहते हैं, शैफ्ट कहते हैं। तो शैफ्ट, या हम हिंदी में इसे भूसा भी कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट भूसा। सो जो चैफ है ये उसे हमें अलग करना पड़ता है, बिकॉज चैफ की कोई यूज़ नहीं है, उस भूसे का कोई यूज़ नहीं है, मेन हमें ग्रेन चाहिए। सो इसीलिए जब भी हार्वेस्टिंग होती है स्पेशली सेरल क्रॉप्स या ग्रेन क्रॉप्स के लिए, तो उनमें दो प्रोसेसेस और ऐड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग। हम इसे डिटेल में देखेंगे कि वो क्या है। सो हाउ इज इट डन, हार्वेस्टिंग कैसे होती है। सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। सो दो तरीके से होती है, या तो मैनुअली सिकल से करेंगे आप, एंड मशीन से, एंड दैट मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। सो ऑफ कोर्स अब आप गेस कर सकते हैं, बिकॉज आपने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अब आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ पर आप सिकल यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप हार्वेस्टर यूज़ करेंगे। सो ऑफ कोर्स अगर आपका एक छोटा सा प्लॉट है, छोटा सा लैंड है, आप छोटे से फार्मर है, तो आप मैनुअली अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज टाइम कम लगेगा, एंड ऑफ कोर्स आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हार्वेस्टर खरीदें। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत बड़ा एकर्स ऑफ लैंड है, में हो सकता है कि फार्मर का एक यूनियन है, बहुत सारे लोग मिलके खेती करते हैं, या फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर जो लैंड है वो किसी बड़ी कंपनी के अंडर है एंड उसके अंदर बहुत सारे फार्मर्स जो है उनके लिए काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा लैंड है। इन केसेस में क्या होता है, ऑफ कोर्स सिकल लेके काम करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो हम स्टार्टिंग से एक वर्ड पे फोकस करते आ रहे हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि फैक्ट्रीज में काम होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो पर यूनिट टाइम। तो एक दिन में आप कितने क्रॉप्स उगा पाए हो, या वो कितने क्रॉप्स आप डिलीवर कर पाए हो। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे मशीन्स का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज वो एक ही साथ बहुत सारे एरिया को कवर कर सकती है, एंड जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हो कि पूरा एरिया को वो एक साथ स्वीप करते हुए हार्वेस्ट कर लेती है, कट कर लेती है। नाउ जैसा हमने कहा था कि अब हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको थ्रेशिंग भी करना पड़ता है, स्पेशली जब आपके पास ग्रेन क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट और राइस हो गए। सो थ्रेशिंग क्या है, ग्रेन्स को उनके शैफ्ट से
और उनके स्टॉक से निकालने के लिए। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीट का एग्जांपल दिया गया, बट इन जनरल आप स्टॉक कह सकते हैं। स्टॉक कहना इस तरह के जो उनका प्लांट होता है उसके ऊपर इस तरह से शाफ्ट लगे होते हैं, उनके अंदर आपके ग्रेन्स होते हैं। तो इनसे अलग करने के लिए आप क्या करते हो, या तो उनको वायलेंटली शेक करते हो या आप उनको बीट करते हो। तो इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो कि ये जो जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिकल से या हार्वेस्टर से इस तरह से उन्होंने कट कर लिया, एक बंडल बना लिया, एंड फिर उन बंडल को क्या करते हैं, वो इस ड्रम पे बीट कर रहे हैं। इस ड्रम पे जब बीट करते हैं तो ये जो भी शाफ्ट हैं ग्रेन्स के साथ इन स्टॉक से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इनसे टूट के निकल आते हैं। एंड देन बहुत दफ़ा ये भी होता है कि इन शाफ्ट के अंदर से भी वो बाहर निकल आते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो नीचे जो है पूरा क्रॉप जो है इकट्ठा हो जाएगा, एंड फाइनली आप ये जो पूरा स्टॉक का गुच्छा आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बट फाइनली एक और स्टेप बचता है। एक और स्टेप क्या बचता है कि इन ग्रेन्स को आप शाफ्ट से और स्ट्रॉ से कैसे सेपरेट करेंगे। सो ऑफ कोर्स जब आपने लास्ट स्टेप किया तो उसमें बहुत सारा भूसा भी उस ग्रेन के साथ बचा रहेगा, बट इन्हें अलग करना बहुत ही आसान है, बिकॉज ग्रेन भारी होता है शाफ्ट और जो स्ट्रॉ है वो हल्के होते हैं। एंड यहाँ पे जो स्ट्रॉ है वो बेसिकली स्ट्रॉ के टुकड़े होते हैं। जो मेन स्ट्रॉज हैं, जो मेन स्टॉक है बेसिकली वो अलग हो जाता है। जो उनके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं वो आप कैसे अलग कर सकते हैं, बस हवा से ब्लो करके। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम chaff और स्ट्रॉ बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में, स्पेशली जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जब बोरी भर के गेहूं आती थी, आजकल हमारे घर में डायरेक्टली आटा आता है, बट पुराने ज़माने में स्पेशली 10-20 साल पहले घर में ही आटा पीसा जाता था। या तो आपके घर में मशीन होती थी या आप कहीं जाके गेहूं को दे आते थे, वहाँ आटा पीसते थे। तो जो गेहूं आता था वो बेसिकली शाफ्ट के साथ आता था, तो फिर आपको लगे रहना पड़ता था। इस तरह से एक सूप होता था जिसमें आप उसको या तो फटक के अलग करते थे, या इस तरह से आप, अगर आपके पास अच्छी स्पेस है तो इस तरह से गिरा के एक फ़ैन चला के आप उसको अलग कर सकते थे। तो इस केस में आप देख रहे हैं ये जो औरत है इसे गिरा रही है, एंड ऑफ कोर्स बाहर का एरिया है, हवा चल रही है, एंड इस तरह से ग्रेन नीचे इकट्ठा हो रहा है और जो शाफ्ट है वो इस साइड इकट्ठे हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, नेचर पे डिपेंड होना पड़ेगा कि विंड चलनी चाहिए अच्छे से, ताकि जो भी शाफ्ट है उसका जो झुंड है वो अच्छे से बहुत डिस्टेंस पे अलग हो जाए। तो ये आपका शाफ्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका ग्रेन आ जाएगा। एंड ये इससे दूरी बढ़ाने के लिए, ताकि आपके पास अच्छा सा एक सेपरेशन हो जाए, आपको पास अच्छी विंड करंट होनी चाहिए ताकि बहुत दूर जाके वो गिरे। इसके लिए आपको नेचर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप क्या करेंगे, विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। विनोइंग मशीन क्या करती है, विनोइंग मशीन का इस तरह से एक सेटअप होता है। आप यहाँ पे ग्रेन डालते हैं, जब ग्रेन नीचे आती है अंदर एक फ़ैन होता है, एंड वो फ़ैन क्या करती है, सारे शाफ्ट को उड़ा देती है। तो जैसे वो नीचे गिरता है वो उस शाफ्ट को गिरा देती है, एंड शाफ्ट यहाँ पे अलग से एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड सारे ग्रेन आप यहाँ पे निकाल लेते हो। तो इस तरह से जैसे ये एक बड़ा सा मशीन है जिसमें फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट स्लॉट्स हैं। ये एक सिंगल स्लॉट की वाली मशीन आपके पिक में देख रहे हैं। तो ऊपर से गिरेगा, यहाँ से बेसिकली आपका ग्रेन शाफ्ट से अलग हुआ हुआ निकल आएगा। सो विनोइंग मशीन इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट। जो भी फार्मर्स जिनके स्मॉल लैंड्स होते हैं वो इन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कुछ फार्मर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं या उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तो ये सिर्फ ये सिस्टम अपनाएंगे। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो ये सिस्टम अपनाएंगे। एंड देन अब हम देखेंगे कि नॉर्मली लार्ज स्केल में चीज़ें कैसे होती हैं। लार्ज स्केल में क्या होता है, सो ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि मुझे फाइनली क्या चाहिए, फील्ड से मैंने कट किया तो मुझे फाइनली क्या मिलना चाहिए, ग्रेन मिलना चाहिए। तो ग्रेन में मिलने के लिए आपको 2 स्टेप और करना पड़ेगा, थ्रेशिंग और विनोइंग। सो ऑफ कोर्स साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें आप इनोवेट करते हो, टेक्नोलॉजी से आप नई नई चीज़ें बनाते हो। तो किसी ने सोचा अरे अलग अलग चीज़ें करने से अच्छा हम हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग साथ में करेंगे। इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। एंड इसीलिए इस प्रोसेस को कंबाइन करने की मशीन को भी हम क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं या कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। सो आजकल इन मशीन से, जिन्हें हम कंबाइन कहते हैं, उससे हार्वेस्टिंग होती है। एंड व्हेन यू से कि कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कह रहे हैं कि उसमें थ्रेशिंग और विनोइंग भी हो रही है। तो आप एक्सप्लिसिटली नहीं बोलोगे कि अच्छा मैं हार्वेस्ट थ्रेशिंग भी कर रहा हूँ, विनोइंग भी कर रहा हूँ। ये अंडरस्टूड होता है कि जब आप कंबाइन यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे प्रोसेस भी इंटरनली हो रहे हैं।
सो इस पर्टिकुलर मशीन में क्या होता है कि आगे जो ब्लेड्स हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में वीट है, सो वीट को बेसिकली कट कर रही है, यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, इनको वीट कट कर रही है, एंड इस पर्टिकुलर सिस्टम से वो अंदर जाते हैं मशीन के अंदर, एंड अंदर आपको बेसिकली थ्रेशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायलेंटली शेक करना पड़ेगा ताकि जो भी स्टॉक से जो भी शाफ्ट है वो अलग हो जाए। तो थ्रेशिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे रोटरी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर सम रीज़न जब भी आपको इस तरह से ऑटोमेशन का प्रोसेस करना होता है तो रोटरी मूवमेंट, जो इस तरह से गोल गोल घूमने वाले मोशन होते हैं, ये बहुत ही ईजी होते हैं ट्रांसफ़र करना। तो एक इंजन चल रहा है, इंजन से आप गेयर कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रोटेट करवा सकते हो। इस तरह से आप फैक्ट्री में भी देखोगे कन्वेयर बेल्ट होता है, वो भी रोटरी मोशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का बहुत ईजी होता है काम करना। सो इसलिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रोटरी मोशन का इस्तेमाल करके बेसिकली आप थ्रेशिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेन प्रिंसिपल क्या है कि उसको वायलेंटली शेक करना या बीट करना। तो इस तरह से आप रोटरी मोशन के साथ ये अचीव कर रहे हैं। फिर जब शाफ्ट और ग्रेन स्टॉक से अलग हो जाते हैं तो स्टॉक जो है पीछे की ओर निकल जाता है, एंड फाइनली आप क्या करते हो, विनोइंग भी अंदर करते हो। तो अंदर आप एयर ब्लो करते हो एंड फाइनली जो भी शाफ्ट बचा हुआ रहता है वो भी बाहर निकल के आ जाता है। एंड आप जब इस मशीन को ऑपरेट करते हुए देखोगे तो ऐसा हो जाता है कि ऊपर इस तरह से पूरा जो ग्रेन है विनो किया हुआ नीचे से ऊपर जाके कलेक्ट हो जाता है, एंड जो भी शाफ्ट है, जो भी यूज्ड अप स्टॉक है वो पीछे एज अ फॉर्म ऑफ स्टब, हम क्या कहते हैं इसे, स्टब, या उसे स्टबल भी कहते हैं। तो ये जो स्टबल है बेसिकली रह जाता है। तो सारे ग्रेन्स जो हैं अल्टीमेटली सारे प्रोसेसेस जो भी अंदर हुए जैसा आपने देखा वो होते हुए ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। एंड अभी आप देखोगे फॉर एग्जांपल आधी से कम फील्ड इसने हार्वेस्ट की है एंड ऑलरेडी इसका जो पूरा टैंक है भर गया है। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फील्ड है, एंड अगर ये भर गया एंड ये अभी अपना काम छोड़ के वापस पीछे जाएगा, इसे खाली करेगा, तो क्या होगा, ये बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस होगा एंड हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज हम किस में टाइम वेस्ट करेंगे, इसको वापस ले जाने में, इसको खाली करने में। तो आप कभी कभी क्या देखोगे कि इन कंबाइन के साथ साथ एकदम सेम स्पीड के साथ बाजू में एक ट्रक भी चलता है, एंड ये जो आप डंडी देख रहे हो, ये जो डंडी है उसके ऊपर जो भी यहाँ पे वीट कलेक्ट हुआ है डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र भी करता रहता है। एंड ये प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होता है कि एक ट्रक भर जाती है एंड देन फाइनली दूसरी ट्रक लाइन में आती है, उसके साथ साथ चलती है, एंड फाइनली इस पर्टिकुलर हार्वेस्टर को कभी भी बैक टू गो डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे टाइम हार्वेस्टिंग करके पूरी फील्ड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्रेन में। सो दिस इज़ योर कंबाइन हार्वेस्टर। सो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी हैं, बट अगर मैं आपको ये चीज़ें ना बताऊं तो आपके लिए जो टेक्स्ट बुक की चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। एंड साइंस में ये चैप्टर देने का मतलब ये है कि आप समझें कि कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली आज साइंस इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है कि बाय द टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप बुक लिखते हो तो आप इतने सारे टीचर से कंसल्ट करोगे, इतने एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे, उनके नाम आपकी बुक के स्टार्टिंग में लिखे हुए भी रहते हैं, एंड बाय द टाइम वो डिस्कस करते हैं, बाय द टाइम वो कंटेंट चूज़ करते हैं, बाय द टाइम आपकी बुक रिव्यू होती है, आपका सीबीएसई बोर्ड ने अप्रूव किया, एनसीईआरटी ने अप्रूव किया, एंड फाइनली वो पब्लिश होती है। मे बी 1-1.5 साल गुजर गया होता है। आई एम नॉट सरप्राइज कि कुछ कुछ कभी बुक्स जो हैं सालों दर सालों सेम रहती हैं। आप देख रहे हैं कि आप अपने सीनियर से वही बुक ले लेते हैं, वही बुक चल रही है। सो दैट मीन्स कि बाय द टाइम ये बुक आपके पास आई है बहुत चीज़ें ऑलरेडी आउट ऑफ डेट हो जाती है। ये बुक जब भी पब्लिश हुई है उसके बाद बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं, एंड मेरा मकसद ये है कि आपके लिए जितनी भी नई चीज़ें हैं, जितना भी रेलेवेंट आपके सिलेबस के लिए वो आपको मैं बताऊं। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप, एंड जब हम ग्रेन क्रॉप्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ग्रेन क्रॉप्स की बात करते हैं, तो उसमें थ्रेशिंग और विनोइंग भी इन्वॉल्व रहती है। सो यहाँ पे पहले एक पॉइंट आपको बता रही है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जैसा हमने देखा कि जब भी हार्वेस्टिंग हो रही तो पीछे जो फील्ड में है स्टब्स रह जाते हैं, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। और इनको क्या करते हैं फार्मर्स, बर्न कर देते हैं। Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. Now, ये जो प्रैक्टिस है इसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, एंड ये प्रैक्टिस नई नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट
स्टब बर्निंग या स्टबल बर्निंग बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। एंड अगर आपने देखा होगा तो ये जो वर्ड है अचानक से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम इसलिए पॉपुलर होता है बिकॉज वो ही ऐसा टाइम है जब फॉर एग्जांपल एक क्रॉप सीजन ख़त्म होता है एंड देन नया क्रॉप सीजन फॉर एग्जांपल वीट लगाने का टाइम आता है बिकॉज अक्टूबर नवंबर के दौरान आप वीट को बोते हैं जब आपका खारिफ सीजन होता है एंड ऑफ कोर्स आप फिर मार्च तक उसका वो सीजन ख़त्म होता है तब हार्वेस्ट करते हो। तो वो जो टाइम है बहुत क्रूशल होता है फार्मर्स के लिए बिकॉज अगर वो एक छोटा सा विंडो मिस कर देंगे तो टेम्परेचर भी उनको और इवन फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंडीशंस वाटर कंडीशंस मीट नहीं कर पाएंगे जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में देखा। तो उन वो क्या करते हैं ये स्टबल को बर्न करते हैं ताकि इमीडिएटली उनका जो फील्ड है वो तैयार हो जाए वीट को बोने के लिए फॉर एग्जांपल। नाउ इससे होता क्या है जो अक्टूबर नवंबर का समय है उसी समय दिवाली आती है तो ऑलरेडी हम पोल्यूशन ऐड करते हैं एंड स्पेशली आप देखोगे पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेट्स से वीट का फार्मिंग होता है एंड उसी दौरान जो है सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग भी होती है क्योंकि सब रेडी होना चाहते हैं वीट की फार्मिंग के लिए। एंड जब वो स्टबल बर्निंग करते हैं एंड बिकॉज हम एक ही अर्थ पे रहते हैं ऐसा नहीं कि आप अपने घर में कुछ करेंगे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको पता है कि आपके एक्शंस मुझे अफेक्ट करते हैं। तो पंजाब हरियाणा में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टबल बर्निंग कर रहा है तो वो जो एयर पोल्यूटेड एयर है वो दिल्ली की ओर आती है एंड स्पेशली आप देखोगे दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। एंड इन फैक्ट एयर पोल्यूशन आज के लिए वन ऑफ द मेजर किलर्स बन रहा है। आप एयर पोल्यूशन ऐसी चीज़ है हमारे लंग्स को वीक करता जा रहा है एंड इसीलिए हमारे लिए निमोनिया होना बहुत ही आसान हो रहा है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है एंड इसकी वजह से जो बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। सो ये जो स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस है वो आज के लिए इवन दो सालों से होती आ रही है बट आज के लिए पॉसिबल नहीं है इसको कंटिन्यू करना है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। एंड ऑफ कोर्स इससे फायर हो सकती है, बाकी जो दूसरे क्रॉप्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें भी हो सकती है बट मेजर जो कंसर्न है वो है एयर पोल्यूशन का। सो अब क्या किया जाए? सो इस तरह का सीन हो जाता है, इस तरह से आपको बर्न करते हैं ताकि आपका फार्म रेडी हो जाए यू नो नेक्स्ट ग्रो सोइंग सीजन के लिए। नाउ ये जो पहेली ने आपसे क्वेश्चन पूछा है इस पे आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन सॉल्व दिस इशू फॉर आवर कंट्री। सो ये बहुत बड़ा इशू है एंड इट्स नॉट जस्ट कि दिल्ली एरिया में ये इशू है, ये इशू हर जगह वैलिड है एंड इसके लिए आप सोच सकते हैं। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चरल कैसी होती है, क्या प्रैक्टिसेस हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसी होती है, स्टबल क्यों प्रॉब्लम करेगा, बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले की स्टेप हो गई फॉर एग्जांपल। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च कीजिए, दिमाग लगाइए एंड कम अप विद अ सोल्यूशन कि आप कैसे इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं कंट्री के लिए। सो अब हमने देखा हार्वेस्टिंग क्या है, कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं हमारे कंट्री में क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्टिंग के अराउंड। सो हमारा जो देश है इंडिया ये मेनली क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जैसे ब्रिटिश थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा मशीन्स थी एंड इफ़ यू सी एनी अदर कंट्री उनमें अलग स्पेशलिटी होती है। बहुत कंट्री टूरिज़्म बेस कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, बट इंडिया इफ़ यू सी उसकी जो मेजर इकोनॉमी है और जो मेजर एक्टिविटी है बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर है। सो ऑफ कोर्स जब एग्रीकल्चर वाली इतना इंपॉर्टेंट है तो फेस्टिवल्स भी बहुत सारे होंगे जो इसको सेलिब्रेट करेंगे एंड नॉर्मली हम किसको सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ये हमारा सक्सेस दर्शाता है। बिकॉज इतनी मेहनत के बाद 3-4 महीनों की मेहनत के बाद इतने अनसर्टेनिटीज़ के बाद आपने बारिश नहीं हो सकती है, इरिगेशन गलत हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, आपके यहाँ वीट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके यहाँ दूसरे जानवरों की इशू होती है। इन सब कठिनाइयों को ख़त्म करने के बाद एक फार्मर एक अच्छा हार्वेस्ट करता है तो ऑफ कोर्स उसको वो सेलिब्रेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे भी बहुत सारे फेस्टिवल जो है हार्वेस्ट से रिलेटेड है एंड इनफैक्ट सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड अल्टीमेटली इसका एक ही है, डिफरेंट तरीके से इवन सेलिब्रेट किया जाए, इसका मकसद एक ही है कि वी सेलिब्रेट जो भी हार्ड वर्क हमने किया है, जो भी फ्रूटफुल गेन हमें मिला है हम उसको सेलिब्रेट, लाइक हम पार्टी कर रहे हैं कि देखो हमारा जो पूरा मेहनत है वो सक्सेस हो गया। एंड अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरीके हैं इसको सेलिब्रेट करने के। आपको पता है पोंगल है जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में, बैसाखी है नॉर्थ में, लोहड़ी है नॉर्थ में,
मकर संक्रांति है, ओणम है, बिहू है फॉर एग्जांपल इसमें। सो अलग अलग तरीक़ों से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, नाम अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली हम एक ही चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ गुड हार्वेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको इन वीडियोस के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।